अंग्रेजों को भी पता लग गया अब तक कि ये इस समय जर्मनी में है, और वहां से इन्होंने पूरी तैयारी करी। इनको हिटलर ने अपनी एक प्राइवेट बड़ी पनडुब्बी दी, जिसमें इन्होंने जो जर्मनी की नौसेना की बड़ी पनडुब्बी थी, और उसमें 90 दिन लगने थे। वो जहां पानी के ऊपर पानी के नीचे सब तरह से ट्रैवल कर सकती थी। उससे इन्होंने इनको सुमात्रा द्वीप में भेजा, जो आजकल इंडोनेशिया का आइलैंड है, उसको जापान ने जीता हुआ था और जापानी सेना के कब्जे में था। ये वहां पहुंचे, हिटलर की मदद से पहुंचे, हिटलर के कारण पहुंचे। इमेजिन, हिटलर को भी इन्फ्लुएंस कर पाए। सुमात्रा से फिर ये, जो कि जापानीज आइलैंड है, अभी इंडोनेशिया के पास है, वहां से प्लेन से टोक्यो पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद ये जानते थे कि जापान एशिया के अंदर अपना वर्चस्व के लिए लड़ाई कर रहा है। तो जापान के प्रधानमंत्री को जाके इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। ऐसे इंटेलिजेंट लीडर्स नहीं थे जो इतने पढ़े लिखे थे, इतने इंटेलिजेंट थे। वहां जाके प्रधानमंत्री को साथ में बिठाया और उनको क्या बोला, देखिए भाई साहब, हिदेकी तोजो, एक बात समझ लीजिए कि एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए ना, एशिया में बाहर के गोरे कैसे आ गए। वो बड़ा मुस्कुराए, क्या जबरदस्त आदमी है, बात तो ठीक कह रहा है भाई, एशिया तो एशियाई का होना चाहिए। तो हिदेकी को ये बात अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपके भगवान बुद्ध है और हमारे यहां भी तो भगवान बुद्ध ही हैं, हमारे लिए कितने पूजनीय है, उस लिहाज से तो हम भाई भाई हो गए। और वो बड़ा इंप्रेस हुए जापानी प्रधानमंत्री। उन्होंने जाके पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस को पूरी मदद करने को तैयार है। भारत की आजादी की लड़ाई में जापान उनके साथ में। सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि इनका इस समय सिंगापुर के साथ झगड़ा चल रहा है, सिंगापुर में अटैक कर रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस को मालूम था कि अंग्रेजों की सेना सिंगापुर में थी। वहां 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिसमें से 45,000 तो इंडियन थे। तो इन्होंने पहले से एक योजना बना रखी थी, जिसमें जापानीज को ये मैसेज दे रहे थे कि जब तुम सिंगापुर में बम गिराओगे, वहां पर्चे फेंक दो, हर बम के साथ पर्चे फेंको ऊपर हवाई जहाज से, और हर पर्चे में लिखो, हिंदी में भी, तमिल में भी, अंग्रेजी में भी, कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों का गुलाम बन के उनके साथ लड़ते रहोगे, तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों का गुलाम। अब वहां पर जितने भी सिंगापुर में सैनिक थे जो भारतीय, वो पर्चा पढ़ लेते थे और वहां पे अंदर विद्रोह चालू हो गया। इनकी रणनीति सुभाष चंद्र बोस की, प्रधानमंत्री जापान के साथ में मिलकर काम आई। अटैक की रणनीति, इनको वहां सफलता मिली। और अब इमेजिन करिए, जापानीज प्राइम मिनिस्टर तक को इन्फ्लुएंस कर दिया, उनको तक एक योजना समझा दी सिंगापुर पर अटैक करके। सिंगापुर अपना, अब सिंगापुर जापान का हो गया था। अब जैसे ही वो उनका हुआ, प्रधानमंत्री भी इनसे खुश थे। तो वहां जो 45,000 ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियन सैनिक थे, उनको जापानीज ने इनको वापस कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को। और वहां से तैयार हुई पूरी आर्मी। रास बिहारी बोस जो वहीं पे इंडियन लोगों को तैयार किया करते थे, उनके माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। और अब तैयार हो गई आजाद हिंद फौज। यहां से अंग्रेजों को पता लगने लगा कि ये बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। जापानी सेना बर्मा को जीत चुकी थी, अब बर्मा में कब्जा इनका था, जापानीज का। इन्होंने कहा कि भाई अब बर्मा के रास्ते भारत में घुसेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने पूरा सहयोग किया। नागा पहाड़ियां, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो नागालैंड है, वहां से मैदानी इलाकों में जाएंगे, पहले पहाड़ों पे जाएंगे, वहां से मैदानी इलाकों में जाएंगे। अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज, जो ये सिंगापुर से अपनी टीम तैयार करके आए थे, बर्मा से टीम तैयार करके आए थे, ब्रिटिश सेना को खदेड़कर मणिपुर में जाकर के पहली बार तिरंगा डाला। पूरा देश पूरा हिल गया उस समय। एक बात आपको बता दें, मानते तो दिल से गांधी भी थे कि हमारा देश अनडिवाइडेड रह सकता था। क्या कहते हैं कि अगर आप किसी को जोड़ना चाहते हो ना अपने साथ, तो उसे केवल गले नहीं, दिल से लगाना चाहिए। क्योंकि गांधी ये जानते थे कि जिन्ना कितना भी शोर मचा ले, सारे हिंदू और मुसलमान अगर किसी एक लीडर को इकट्ठे मानते थे तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। 1943 में जब रंगून के अंदर बर्मा में ये अपनी फौज इकट्ठी कर रहे थे, तो आजादी के लिए अपनी फौज को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सबसे योगदान मांगे। और उस योगदान के दौरान वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति आया और उसने आकर के बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी, मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, मेरे पास कुछ करोड़ रुपए हैं। याद रखना, उस समय कुछ करोड़ रुपए बहुत हुआ करते थे। मेरे पास कुछ करोड़ रुपए, अपना घर है, अपना परिवार है, मैं सब आपको देने वाला हूं। तो वो सुभाष चंद्र बोस उनको बोले, उस मुसलमान व्यक्ति को, कि तुम क्यों मुझको अपना सब कुछ दे दोगे, दे दोगे तो अपना घर कैसे चलाओगे। तो उसने क्या बोला, अब घर थोड़ी चलाना है, अब तो मैं भी, मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे भी आपकी सेना में है। गांधी ये बात जानते थे। इनफैक्ट ये तो एक बार खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बोला था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनके साथ रहने को तैयार हूं, उनको अलग पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं। मैं आपको ना ऐसे बताऊंगा कि गांधी की उन्होंने रिस्पेक्ट फिर भी जीवन भर करी। सिंगापुर में जब वो तैयारी कर रहे थे, तब वहां से भी एक रेडियो के अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। लेकिन इंडिया में एक्सेप्टेंस सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी थी। वो इतनी बड़ी थी कि वास्तव में अगर 1945 में वो जीवित होते ना, तो चांसेस थे कि इनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिल जाती। पहले प्रधानमंत्री तो ही पक्का बनते ही बनते। उसके कारण क्या है, क्योंकि इनसे ज्यादा
बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल जीनियस, इनसे ज्यादा विजनरी जो दूर तक सोच सके, क्योंकि बाकी सब तो ऑपरेशंस में हिंदुस्तान में लड़े रहे, ये पूरी दुनिया का अलायंसेस लेके आते रहे। इनसे ज्यादा इकोनॉमी को समझना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझना, ब्यूरोक्रेसी को समझना, सोशल सिविक्स को समझना, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल अलायंसेस, जियो पॉलिटिकल पार्टनरशिप, इनके पास शायद बुद्ध आदित्य योग था। बुद्ध आदित्य योग ये वो योग होता है कि आप जब भी कुछ कहें तो पूरी दुनिया आपकी बात माने। ये जहां जो बोलते रहे दुनिया इनकी बात मानती थी। चांसेस थे कि अगर ये रहते तो उसके बाद पाकिस्तान बनता ही नहीं, पाकिस्तान भारत में ही होता। मैं फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि गांधी ये बोलते थे कि ये अनडिवाइडेड चाहते थे, और जिन्ना अगर कंट्रोल में आते तो केवल इन्हीं के कंट्रोल में आते, सुभाष चंद्र बोस के, जिन्ना और तो किसी की नहीं सुनते थे। पर दुर्भाग्यवश हुआ ये कि पीछे 1945 आ चुका था, वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब डाल दिया जापान में, जापानीज लोग पीछे हो गए। लेकिन क्या आजाद हिंद फौज की याद है हमें कुर्बानी? भले ही इतिहासकारों ने नहीं लिखी इनकी कहानी, जितना कर सकते थे उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जापान ने, पर अब उसने सारा सपोर्ट वापस खींच लिया क्योंकि संभव था ही नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं की भी ब्रिगेड बनाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे वो ब्रिगेड तैयार करी थी। अब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट से सारे की सारी अपनी टीम को थोड़ा वापस बुलाया, क्योंकि पीछे से हमारे को आर्म्स, एम्युनिशन, खाना, वो सारी सप्लाई रुक गई थी। अब सुभाष चंद्र बोस जी इस समय ऑल्टरनेट प्लान को बिल्ड कर रहे थे। तो इन्होंने क्या सोचा, वियतनाम जापान के पास ही था, तो ये वहां से फ्लाइट लेकर के मॉस्को जाना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म हो चुका था हिरोशिमा नागासाकी के बाद। तो इन्होंने प्लान किया था यूएसएसआर के साथ मैं नए अलायंसेस बिल्ड करूंगा, कुछ नई स्ट्रैटेजी लेके, नई योजना से। जब वहां जाने लगे, अब वियतनाम से मॉस्को जाते वक्त खबर ऐसी आई कि ताइवान, रास्ते में ताइवान के एयरपोर्ट के पास उनका जहाज क्रैश हो गया और उसमें देहांत हो गया। खैर, इसमें बहुत सारी बातें थी, वो उनका देहांत हुआ कि नहीं हुआ इसकी बात बाद में करूंगा। पर भारत में अंग्रेजों ने हमारी सारी लीडरशिप को उठा लिया, पकड़ लिया। वो क्राइम वॉर के तहत हमारे यहाँ के जो आर्मी के अधिकारी थे, जो आजाद हिंद फौज के थे, उनको सबको पकड़ा उन्होंने और देशद्रोह के आरोप में उन पे मुकदमे चलाने लगे। यहाँ पे नेताजी अब तक बहुत काम कर चुके थे और पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी कि उनका देहांत हो चुका है, अब वो जीवित नहीं है। अब ये थोड़ा मनोबल टूट रहा था, लेकिन गुस्सा भी बहुत बढ़ रहा था। इनके जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीनियर लीडर्स थे, जिसमें शाहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये पंजाबी थे, और पीके सहगल, ये तीनों के करेज ऐसे थे कि जब इनको अंग्रेजों ने दिल्ली में बुला के तंग करना शुरू किया और इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ बोला कि हम आजाद हिंद फौज के लिए लड़के हमने ठीक किया, तो वहां पे ये बातें अखबार में आनी थी, अखबार में आ गई। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया, यहां ये सब पकड़े गए, तो ये गुस्सा भारत में बढ़ने लगा। कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर माने जाएंगे हमारे देश की आजादी के लिए, ये आपको ऐसे पता चलेगा कि तुरंत अगले हर हफ्ते में नई नई खबरें आने लगी। रॉयल नेवी जो थी, जो ब्रिटिश की नेवी थी, ब्रिटेन की नेवी, वहां पे अंदर से ही बगावत होने लगी। जितने भारतीय सैनिक थे रॉयल नेवी के पास में, सबने बोल दिया अब हम तुम्हारे साथ में नहीं है। जब वो सब खबरें आई तो रॉयल एयरफोर्स मतलब जो ब्रिटेन के पास एयरफोर्स थी, यानी कि जिसमें भारतीय सैनिक काम करते थे, वहां पर भी बगावत होनी शुरू हो गई। कुल मिला के लगभग 20,000 सैनिकों की बगावत पब्लिक में आई, और वो खिलाफत और बगावत और बढ़ी तो सारे सैनिकों में गुस्सा आने लगा। उससे क्या हुआ, तो जय हिंद के नारे जब बहुत तेज हुए तो सब प्रभावित होते होते रॉयल एयरफोर्स बची थी, वहां पे भी बगावत बढ़ी। रॉयल एयरफोर्स और रॉयल आर्म फोर्स के बाद में बची ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वहां विद्रोह चालू हो गया। अब ये विद्रोह पूरा फैल गया, सारे के सारे लोग गुस्से में आ चुके थे और अंग्रेजों को अंदर लगने लगा कि भाई अब इन पे भरोसा करना संभव नहीं है। भारत में ब्रिटेन की जो आर्मी थी, सुनिएगा, भारत में जो ब्रिटेन की आर्मी थी वो केवल 40,000 लोगों की थी, इंडियन सोल्जर 25 लाख थे। अब 40,000 जरा से और भारतीय सैनिक 25 लाख, वो 25 लाख को ये 40,000 कंट्रोल करते थे। अब वो 25 लाख तो छोड़ो, अब इस विद्रोह के बाद वो 25,000 के साथ भी लड़ने लायक नहीं बचे थे ब्रिटिशर्स। वहां दुनिया भर में लड़ाई करके आ चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। अब इनको लगा कि हमारे 40,000 और इनके 25 लाख, इनके 25 लाख से लड़ने के लिए हम 40,000 को क्या 4 लाख कर सकते हैं? क्या हम दोबारा इंग्लैंड से मंगा सकते हैं सेना? अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो पॉसिबल था नहीं, तो वो इनके लिए था बड़ा काटा। फिर इन्होंने सोचा कि भाई इन 25 लाख को हम तनख्वाह भी दिए जा रहे हैं और ये रिवोल्ट भी किए जा रहे हैं, तो इन्होंने उनको डीकमीशन करना शुरू किया। इनको भाई निकालो, अब इनको तनख्वाह देनी बंद कर दो, इनको बाहर कर दो। और जब उनको डीकमीशन किया, क्योंकि सैलरी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी, पैसा इनके पास था नहीं और लोग ला नहीं सकते थे, अब यहां पर विद्रोह और बढ़ गया, क्योंकि भाई उनको नौकरियों से निकाले जाने
लगा, अब नौकरी से निकाला और विद्रोह बढ़ गया, जो अंदर बचे थे वो भी विद्रोह कर रहे थे, जो बाहर आ रहे थे वो भी विद्रोह कर रहे थे। कई बार पूछते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? यही किया, पूरे देश के अंदर पहले लोग बोलते रहे यहां भी थप्पड़ मारो, यहां भी मारो, और यहां क्या हुआ? पूरी सेना ने इतने थप्पड़ मारे कि अब उनको लग गया अब हम यहां रुक नहीं सकते हैं। और परिस्थिति को देख के ब्रिटेन ने उसी समय भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करनी शुरू करी। और यह इस बात का सबूत इस घटना से भी मिलता है कि उस समय के जो 1956 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, क्षमा चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि क्लेमेंट एटली, ये 1945 से 1951 के दौरान ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ये भारत आए बाद में, और जब भारत आए तो यहां पे कई लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत गए, 1 भी जीत गए, आप तो इतने पावरफुल थे, आपने क्यों भारत को छोड़ दिया इतने जल्दी? सब कुछ आपके पक्ष में था, फिर आपने क्यों छोड़ा? तब उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिकों का जो विद्रोह था ना, उससे हम टूट चुके थे, हम तनख्वाह भी दे रहे थे, हमारे लिए कॉस्ट भी था, और उनका विद्रोह आया। और ये विद्रोह, और दूसरी तरफ कहीं दोबारा आजाद हिंद फौज ना आ जाए फिर से। क्लेमेंट एटली जी, एक बात बताइए, जो नरम दल था यानी कि गांधी नेहरू, उनसे कितना प्रभाव पड़ा? क्लेमेंट एटली ने बोला उनका तो कोई प्रभाव था ही नहीं। सारा प्रभाव कहां से आ रहा था ये मैंने आपको बताया। जानते हैं पहले क्लेमेंट एटली कौन है? ये वही व्यक्ति है जिन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पे हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं के सिग्नेचर से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। क्यों बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं गांधी पे वीडियो बनाऊंगा। अब इस समय हर देश के एक पावरफुल पर्सनैलिटी पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए। मैं बताना भी चाहूंगा आपको आगे चल के कि क्या वो सारी की सारी अलग अलग प्रकार की थ्योरीज हैं कि कहां रहे या जीवित रहे या नहीं रहे। बोस नहीं बचे, एयर क्रैश में 1945 में वो चले गए, ये भी एक थ्योरी है। बोस को टॉर्चर किया गया, जनरल जीडी बख्शी ने बताया कि अंग्रेजों ने उनको बाद में टॉर्चर किया गया, उनको प्रिजन में, उनको जेल में मार दिया गया, ये भी एक प्रकार की थ्योरी है। बोस जीवित थे और फ्रेंच सीक्रेट सर्विसेज में इन्वॉल्व हो गए थे, ये भी एक थ्योरी है। बोस आगे चल करके भगवान जी या गुमनामी बाबा बने, ये भी एक प्रकार की थ्योरी है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। 18 को अगर प्लेन क्रैश हुआ तो 23 तारीख को उसकी खबर क्यों आई? अब मुखर्जी कमीशन के अनुसार ताइवान के अंदर कोई घटना में कोई एयर क्रैश तो हुआ ही नहीं था। दूसरा, कई लोगों ने बताया कि लोग अपने बयान भी बदलते रहे, रहमान जो उनके साथ थे उनके भी बयान बदलते रहे। ताइवान सरकार के पास विमान हादसा का कोई दस्तावेज नहीं है। उनके अस्थि कलश को आज भी रैंकोजी मंदिर में जहां रखा हुआ उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? तो बोस के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन हमेशा रही हैं और अलग अलग प्रकार की थ्योरीज आती रही हैं। ऐसा नहीं कि इस पे प्रश्न नहीं उठा, बहुत बार प्रश्न उठा, बहुत बार रिसर्च भी करनी शुरू करी। इनफैक्ट यूएस की इंटेलिजेंस, यूके की इंटेलिजेंस, रशिया की इंटेलिजेंस, सबने बड़ा जोर लगाया, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ समझ में नहीं आया। शहनवाज कमीशन भी बिठाया गया 1955 में, उन्होंने बता दिया कि नहीं जी प्लेन क्रैश ही हुआ। खोसला कमीशन हुआ 1970 में, बोले नहीं जी प्लेन क्रैश ही हुआ। मुखर्जी कमीशन 1999 में आया, उसकी कोई रिपोर्ट ही समझ में नहीं आई। विष्णु सहाय कमीशन आया बाद में, उन्होंने बोला कि गुमनामी बाबा नहीं थे, जबकि बहुत लोगों ने माना कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी बहुत सारी स्टोरीज है, किसी से मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस जी की मौत का रहस्य चाहे जो भी हो, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जीवन के जन जन के जीवन को सार्थक बनाया है। उनका देहांत हुआ है, लेकिन उनके प्रति हमारा स्नेह अंत नहीं हुआ, हमारे प्रेम का अंत नहीं हुआ। उनका देहांत हुआ है, लेकिन उनके विचारों का अंत नहीं हुआ है। वैसे एक बात पक्का है कि उस समय में अस्त्र शस्त्र से लड़ाई हुआ करती थी, और उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमेशा से बड़ा फोकस रहा है कि मैं कैसे अपनी करेंसी बनाऊंगा, कैसे सिक्के बनाऊंगा, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगा, मेरी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। बहुत विजनरी थे। इच्छा तो इतनी थी कि इस वीडियो को और 1 घंटा तक चलने दूं। इतना कुछ मैं बताना चाहता हूं कि वो रीइंकारनेट कर सके, हम उनके इस विजन को उस लीडरशिप में डाल सकें। लेकिन आज अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई मार्केट शेयर की है। आपको भी सीखना होगा कि आप अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करके दुनिया भर में अपनी कंपनीज को कैसे ग्रो करें, कैसे आप अपने बिजनेसेस को, अपने आइडियाज को, अपनी वेल्थ को दुनिया भर में लेकर के जाएं और वहां से बिजनेस को वापस इंडिया में, वहां से ग्लोबल रेवेन्यू को इंडिया में लेकर के आएं। आपको भी ग्रो करना है, और ये चैनल मेरा फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी अब बदल चुका है। मैं पूरे जोश के साथ वापस आ चुका हूं। शेयर करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। बताइए लोगों को कौन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनके कारण आजादी मिली। केवल गांधी नेहरू के बारे में नहीं, ऐसा नहीं कि मैं उनका सम्मान नहीं करता, उनके बारे में भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप प्लीज लाइक करिए। मेरी बहुत मेहनत जाती है इन वीडियोस को बनाने में, बहुत एफर्ट जाता है इन वीडियोस को बनाने में। नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।